अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ सीरीज़ हैं, जैसे कि बाल्मर सीरीज़, लेमन सीरीज़, पास्टन सीरीज़ एक्सेट्रा। हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कैसे होता है, उसका ओरिजिन क्या है। हमने सर्टेन वेव नंबर्स कैलकुलेट करने हैं डिफरेंट सीरीज़ के, और लिमिटिंग लाइन जैसा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है तो उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस के कौन कौन से ग्रुप हैं और वो ग्रुप्स किस रीजन में लाई करते हैं, यानी कि आया कि वो इंफ्रारेड रीजन का हिस्सा है स्पेक्ट्रल लाइंस, या वो उनमें से कुछ जो हैं वो विजिबल रीजन का हिस्सा है, उनके नाम क्या हैं, उनके वेव नंबर क्या हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कैसे होता है। अगर डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं डिफरेंट रीजन्स की, तो वो उसकी रीज़न क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर डी एक्साइट होता है इन्फिनिटी से तो वो किस ऑर्बिट में जाके गिरता है कि वो इंफ्रारेड रीजन की स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करेगा। अगर वो किसी और ऑर्बिट में गिरता है तो वो किसी और रीजन की से विजिबल रीजन की स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करेगा। हमारा जो आज का लेक्चर है, इट इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल रादर देन सिंपल क्रैमिंग। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कैसे होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे सामने एक सिंपल सी डायग्राम है। इस डायग्राम में ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें रेड कलर के हाइड्रोजन गैस आपको नज़र आ रही है। इसमें हमने बहुत कम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत कम प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को फिल किया हुआ है। दिस इज हाइड्रोजन गैस, एक्चुअली हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, ये हमने इसके अंदर फिल किया हुआ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इस डिस्चार्ज ट्यूब को हम कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज से, और इसमें से करंट पास कर सकते हैं हम। ये आप समझ लें, ये एक टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है। से दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके साथ हमने मुख्तलिफ टर्मिनल्स कनेक्ट किए हुए हैं ताकि इसमें से करंट पास कर सके एट हायर वोल्टेज। अब ये लो प्रेशर पे फिल की गई है। लो प्रेशर पे फिल करने का मकसद ये है कि आपकी जो गैस है उसमें से डिस्चार्ज गुजर सके, डिस्चार्ज पास कर सके, करंट पास कर सके। असल में ना हाई प्रेशर पे ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, वो हिंडर करते हैं, वो गुजरने नहीं देते करंट को। तो लो प्रेशर पे हमें हाइड्रोजन गैस फिल करनी पड़ेगी ताकि डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो या इलेक्ट्रिक करंट पास हो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से। ये जो मिड में हमारा ट्रायंगुलर शेप चीज़ पड़ी हुई है, डेट इज़ एक्चुअली प्रिज्म। अब होता क्या है, मैं इसमें से करंट पास करता हूँ। जब करंट पास करता हूँ तो हाइड्रोजन गैस जो होती है उसमें से करंट पास होने से हाइड्रोजन गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होते हैं। अब याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस के जो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होंगे तो ज़रूरी नहीं कि हर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से उठ के दूसरे ऑर्बिट में चला जाए, या पहले ऑर्बिट से उठ के सातवें ऑर्बिट में चला जाए, या तीसरे में चला जाए, चौथे में। मुख्तलिफ जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में ट्रांजिशन करेंगे, और जब वो वापस डी एक्साइट होंगे तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे जो उन इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेशन के दौरान एब्जॉर्ब की है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में से ब्लू लाइन निकलेंगी। वो ब्लू लाइन हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक स्लिट लगा लेते हैं। से ये एक स्लिट है, इसमें से ब्लू लाइन, ब्लूइश कलर की जो लाइट एमिट हो रही है, हम उसको पास करते हैं फ्रॉम अ स्लिट एंड देन टू प्रिज्म। और प्रिज्म क्या करता है, उसका स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। अब आपके सामने ये प्रिज्म ने इसका एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस किया। जो ये ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये असल में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ है। दिस इज एमिशन, क्योंकि ये डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस हैं, सो इट इज एक्चुअली एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है, हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल की, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया एट हायर वोल्टेज।
वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, डी एक्साइटेशन पे एनर्जी रिलीज की, उस एनर्जी रिलीज करने से ब्लूइश लाइट प्रोड्यूस हुई, वो ब्लूइश लाइट का हमने स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस किया, उस स्पेक्ट्रम को हमने स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो हमें बहुत सारे उसमें रीजन नजर आए। अब देखें, जो हम स्पेक्ट्रो अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो हमें उसमें विजिबल लाइंस जो नजर आएंगी वो कुछ कलर्स की नजर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करता है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस आर दीज लाइंस, ये जो प्रोड्यूस करता है जो हमें नजर आ रही है सिर्फ वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। असल में इसमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे रीजन्स में प्रोड्यूस होती हैं जो हमारी आंख नहीं देख सकती। फॉर एग्जांपल, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम की आउटपुट आती है उसमें हमें नजर आने वाली स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल रीजन में होती है, कुछ स्पेक्ट्रल लाइन उसकी अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी फॉल करती हैं, कुछ स्पेक्ट्रल लाइन इंफ्रारेड रीजन में भी फॉल करती हैं, कुछ स्पेक्ट्रल लाइन आपकी विजिबल रीजन में जो फॉल कर रही है वो सिर्फ हमें नजर आ रही हैं। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, इन सारों में फॉल कर रहा है। अब ये जो स्पेक्ट्रम का एनालिसिस है ना हाइड्रोजन गैस के, ये बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले काफ़ी हद तक हो गया था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में एक्साइट और डी एक्साइट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये अपीयर होता है कि बोहर से पहले तो ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये तो बोहर ने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया था। तो हम बोहर एटॉमिक मॉडल को यूज़ करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई करने के लिए कि इसमें डिफरेंट वेव नंबर्स की जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, जिसको मैंने सर्कल किया है रेड कलर से, ये किस तरह कैलकुलेट होता है इनका वेव नंबर। तो हम सबसे पहले तो इस ओरिजिन को समझे ना कि आखिर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस क्यों हुआ। उसके लिए हम चलते हैं अपने एक बेसिक थ्योरी की तरफ। वो क्या है? ये आपके सामने एक हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसे आप कहते हैं प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन होता है। अब बात यूं है कि अगर मैं हाइड्रोजन का एटम बना रहा हूं तो उसमें तो एक ही ऑर्बिट होता है, फिर मैंने इतने सारे ऑर्बिट क्यों बनाए हैं? ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना ब्लैक कलर का, डेट इज एक्चुअली ओनली ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। आप समझे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अंदर, ये एनर्जी गेन करके ऊपर वाले ऑर्बिट्स में भी जा सकता है, निचले ऑर्बिट में भी जा सकता है। खैर समहाउ जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो है n=1, जो सेकंड ऑर्बिट है वो है n=2 रेड कलर का, जो ये ब्लू कलर का है ये n=3 है, ये अगेन रेड कलर का n=4 है, फिर 5 है, देन 6 है, देन 7 है। अगर मैं इसके इर्द गिर्द एक हल्की सी लाइन खींच दूं ग्रीन कलर की, ये जो एरिया है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर पहुंच गया, तो इट मीन्स वो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के असर से आज़ाद हो गया, अब वो न्यूक्लियस के लिए इन्फिनिटी पे चला गया, यानी कि एक किस्म का उसके लिए, उसकी फोर्स के लिए नज़र आना बंद हो गया है, उसके होल्ड में नहीं रहा। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट से उठ के इन्फिनिटी पे चला जाए तो मैं कहूँगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होल्ड से ही निकल गया है। अब फॉर एग्जांपल आपने किया क्या था? आपने वोल्टेज अप्लाई की थी, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया था। अब हो क्या सकता है? हो ये सकता है आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पहुंच गया इन्फिनिटी पे, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पहुंच गया इन्फिनिटी पे। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन सपोज टू जंप बैक। अब इसके पास इन्फिनिटी पे से जंप करने का एक रास्ता ये है कि इन्फिनिटी से वो जंप करता हुआ फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए। अब आप कहेंगे सर ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फिनिटी पे ही पहुंचा हो सकता है कि वो फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में पहुंचा हो और सेकंड ऑर्बिट से वापस वो आना चाहता हो फर्स्ट ऑर्बिट में। ये भी तो हो सकता है कि एक्साइटेशन की वजह से वो थर्ड ऑर्बिट में पहुंचा हो और थर्ड ऑर्बिट से वो जंप करके वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहता हो। अब ये भी तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट में पहुंचा हो और वो वहाँ से जंप करके वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहता हो। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, यहाँ हम लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉन
एक्साइटेड स्टेट से, यानी कि किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करेगा, तो उससे निकलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, वो लेमैन सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ये सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती हैं। यानी कि ये जो मैंने ब्लैक कलर की लाइंस लगाई हैं, दीज एक्चुअली बिलोंग टू लेमैन सीरीज। उसकी वजह क्या है कि ये सारी स्पेक्ट्रल लाइन तब प्रोड्यूस हुई हैं जब हायर ऑर्बिट से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल किया है। नाउ देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। वो क्या है कि ज़रूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करे। ये भी हो सकता है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ग्रीन लाइन लगाते हैं, से दिस इज इन्फिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है तो इन्फिनिटी पे है। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि वो इन्फिनिटी से सीधा सेकंड ऑर्बिट में आए, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आए। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आपका जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है तो वो हायर ऑर्बिट से जंप करता हुआ सेकंड ऑर्बिट तक भी आ सकता है और एनर्जी रिलीज कर सकता है। अब ये जो ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनाएंगे सेकंड ऑर्बिट में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये कहलाएंगी आपकी बाल्मर सीरीज। मैं लिख देता हूँ इसको। नाउ दिस इज दी स्पेक्ट्रल लाइन विल फॉल इनटू बाल्मर सीरीज। स्टूडेंट, ये विजिबल रीजन है। यानी कि अगर स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो किसी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के गिरने की वजह से, जो एनर्जी रिलीज करेगा वो होगी आपकी बाल्मर सीरीज। नाउ थर्ड देखें, अब इन्फिनिटी से अगेन में अगर ये भी तो हो सकता है कि वो थर्ड ऑर्बिट में जाके इलेक्ट्रॉन फॉल करें। ये भी हो सकता है। इसके ऊपर ऐसा करता हूँ, मैं पहले लेबलिंग कर लेता हूँ। दिस बिलोंग टू लेमैन सीरीज, दिस बिलोंग टू बाल्मर सीरीज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड सीरीज। उसमें हो सकता है इन्फिनिटी से वो n इज इक्वल टू 3 में आ जाए। बाल्मर में n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन आता है, लेमैन में n इज इक्वल टू 1 में आता है। अब जो हम सीरीज पास्टन सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से आता है, यानी कि दिस इज एक्चुअली पास्टन सीरीज, और इसमें इलेक्ट्रॉन 3 में जाके फॉल करता है। तो ये भी तो हो सकता है 4 में अगर वो एक्साइट हुआ वो 3 में फॉल करे। ये भी तो हो सकता है कि वो 5 में एक्साइट हुआ हो वो 3 में फॉल करे। ये भी तो हो सकता है वो 6 में एक्साइट हुआ हो तो 3 में फॉल करे। अगर इलेक्ट्रॉन 3 में जाके गिरता है, ऑर्बिट में जाके रुकता है और वो एनर्जी रिलीज करता है, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी इस वजह से वो होंगी पास्टन सीरीज के अंदर, और वो होंगी इंफ्रारेड रीजन के अंदर। सो नाउ द थर्ड सीरीज बिकम्स जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से 4, 5, 6 से थर्ड ऑर्बिट में फॉल करता है, थर्ड ऑर्बिट में फॉल करता है, तो उससे जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती हैं दे एक्चुअली बिलोंग टू पास्टन सीरीज। और पास्टन सीरीज के अंदर जो रीजन होता है जिसमें ये स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती हैं वो इंफ्रारेड रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन। अब स्टूडेंट्स खुद सोचें, एक और पॉसिबिलिटी है, अगर हम उसकी तरफ चलते हैं। अगर ये इन्फिनिटी है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये फॉल कर जाता है 4 के अंदर, ये इस जगह पे, तो ये भी तो हो सकता है। ये अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि हायर ऑर्बिट से या इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है n इज इक्वल टू 4 में, ये होंगी ब्रैकेट सीरीज। अब ये भी तो हो सकता है कि वो 5th में एक्साइट हुआ हो 4 में फॉल कर जाए, 6 में एक्साइटेड हो 4 में फॉल कर जाए, 7th में एक्साइटेड हो 4 में फॉल कर जाए। यानी कि अगर वो 4 में फॉल करेगा
तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो ब्रैकेट सीरीज की होंगी, और उन ब्रैकेट सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहेंगे कि वो इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं। ये हमें स्पेक्ट्रोमीट्री से पता लगा। ये जो पहली 4 सीरीज मैंने लिखी है ना, जिसमें आपकी लेमैन सीरीज है, जिसमें होता क्या है, लेमैन सीरीज में हायर एनर्जी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा। जब वो हायर एनर्जी से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करेगा तो वो फोटोन सर्टेन वेवलेंथ के रिलीज करेगा। वो एनर्जी जो रिलीज करता है रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट 2, 3, 4, 5, 6, 7 या इन्फिनिटी से। तो हम कहेंगे कि उससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो यूवी रीजन में होती हैं। ये असल में साइंटिस्ट के नेम्स हैं और उन्होंने ये किया था एनालिसिस एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए। फिर आगे बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि इन्फिनिटी या हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फॉल करता है और जो एनर्जी रिलीज करता है वो विजिबल रीजन में होती हैं। और जो आपकी पास्टन सीरीज हैं, दीज आर एक्चुअली बिलोंग टू इंफ्रारेड रीजन, और इसमें हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है फ्रॉम टू थर्ड ऑर्बिट, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन 4 में या तो 3 पे गिर जाएगा, 5 में या तो भी 3 में ऑर्बिट में आके गिरेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, 6 में या तो भी 3 पे आके गिरेगा, 7 में या तो भी 3 पे गिरे, और अगर इन्फिनिटी से भी थर्ड ऑर्बिट पे आके गिरे और एनर्जी रिलीज करे तो वो सारी पास्टन सीरीज होंगी। द लास्ट वन इज इसके बाद ब्रैकेट है और आखिरी वाली है फंड सीरीज। फंड सीरीज जो है उसमें वो भी इंफ्रारेड रीजन होता है, लेकिन फंड सीरीज में होता यूं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आके गिरता है आपके 5th ऑर्बिट के अंदर फ्रॉम हायर ऑर्बिट से 7th से 5th में चला गया, और आपका वो चला गया 6 से 5th में चला गया, या इन्फिनिटी से 5th में चला गया। सो ये डिफरेंट जो हमारे पास मौजूद हैं सीरीज, दीज आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। और ये ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कब प्रोड्यूस होती हैं? जब एक हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल से या ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में गिरता है। हम ऐसा करते हैं, हम इसका टेबल बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम वापस चलते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, हमने अभी ये पढ़ा है कि ये जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ है इसमें ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ये जो शार्प लाइंस हैं, इनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। और स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप किसी खास रीजन का स्पेक्ट्रल सीरीज कहलाता है। तो लिख लेते हैं हम, द ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज कॉल्ड सीरीज। और ये सीरीज मुख्तलिफ किस्म की है, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज ये मुख्तलिफ किस्म की हैं। इनमें कौन कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज हैं, इसको अगर मैं पूरा लिख लूँ नाम तो ये बन जाएगा स्पेक्ट्रल सीरीज। ये कौन कौन सी हैं, लेट्स सी। अभी हमने पढ़ा है, सबसे पहले जो है हमारे पास वो लेमैन सीरीज है। लेमैन सीरीज के अंदर जो रीजन आता है वो यूवी का आता है, और इसमें n इज इक्वल टू 2, 3, 4 और इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन उठकर n इज इक्वल टू 1 में अगर आएगा, यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 में आएगा, तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उससे बनने वाले स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा, उसे लेमैन सीरीज कहेंगे। सेकंड है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में मौजूद स्पेक्ट्रल लाइन का जो ग्रुप है वो विजिबल रीजन में होता है। इसमें होता क्या है कि ऑर्बिट नंबर 3, 4, 5 से इन्फिनिटी तक अगर इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो अगर वो फॉल वापस करता है n इज इक्वल टू 2 में, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप विजिबल रीजन में होगा। एक इसमें फर्दर एडिशन है कि बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइंस जो प्रोड्यूस होती हैं उनका फर्दर स्पेसिफिक नेम है H अल्फा, H बीटा, H डेल्टा, H गैमा। We will discuss it later, but somehow there is another series, पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं, और इसमें असल में 4, 5, 6 से इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन उठ के n इज इक्वल टू 3 में आ जाता है।
और जो इसके बाद हमारे पास है थर्ड, दैट इज एक्चुअली फोर्थ, सॉरी, दैट इज ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या होगा, ये सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में है, मगर इसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्पेक्ट्रल लाइंस का जो ग्रुप बनता है वो 5, 6, 7 और इन्फिनिटी से उठ के अगर n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट में गिरे, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट में गिरे, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप प्रोड्यूस करेगा ब्रैकेट सीरीज के अंदर होंगी। और अगर मैं आखिरी की बात करूं तो ये जो पहली चार है ना, ये तो डिस्कवर हो गई थी बिफोर बोहर। सो बहुत ज़रूरी था कि आप एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ऑर्बिट्स होते भी हैं कि नहीं। मीन्स ये ऑर्बिट्स में फॉल करने की वजह से ही स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हुई थी ना, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कॉन्सेप्ट बिफोर बोहर। सो साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे एक्यूरेटली, लेकिन जब बोहर ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया उसके बाद ये एक्यूरेटली स्पेक्ट्रल लाइन एक्सप्लेन हो गई, क्योंकि एक सर्टन ऑर्बिट से सर्टन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो ये प्रोड्यूस होती है। लास्ट वन इज फंड सीरीज। पी साइलेंट है, फंड सीरीज है। दिस इज आल्सो इन इंफ्रारेड रीजन। इसमें इलेक्ट्रॉन 6 और 7 या इन्फिनिटी से फॉल करता है n इज इक्वल टू 5 के अंदर। नाउ स्टूडेंट, देयर इज वेरी मच टू अंडरस्टैंड कि इन स्पेक्ट्रल लाइंस में जो ग्रुप है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस की जो तादाद है वो कम होती जाती है जैसे जैसे आप लेमैन सीरीज से फंड सीरीज तक जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूवी रीजन की बात करें तो उसके अंदर 6 स्पेक्ट्रल लाइंस के वेव नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉल्मर में 5 हैं, पास्टन में 4 हैं, ब्रैकेट में 3 हैं और फंड में 2 हैं। नो, अब हम आते हैं, आई होप ये आपको बेसिक पैटर्न समझ आ गया होगा, ओरिजिन समझ आ गया होगा। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो किस रीजन में स्पेक्ट्रल लाइन बनती है उसकी वजह समझ आ गई होगी, और क्या नाम होता है और किस रीजन में कौन सा ऑर्बिट से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल करे तो वो सीरीज प्रोड्यूस होती हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के पार्ट 2 की तरफ। लेट्स कैलकुलेट वेव नंबर of these different series of spectral line. Calculation of wave number. स्टूडेंट, वेव नंबर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेव नंबर को न्यू बार से शो किया जाता है, और ये होता क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। स्टूडेंट, वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी से भी हो सकता है, क्यों, हमने वेव नंबर कैलकुलेट करना है ना, तो हमारे पास चेंज इन द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल इज इक्वल टू h फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी की जगह अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा आता था c ओवर लेमडा, और 1 ओवर लेमडा इक्वल आता था h c न्यू। नाउ बात यूँ है कि ये मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है ये मैंने कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास डेल्टा ई की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होनी है वो कब प्रोड्यूस होगी, जब वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल में डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल शो करेगी, यानी कि किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिरेगी, यानी कि से n2 से n1 में चली गई। वो n2 कुड बी एनी वन, n1 could be 1, 2, 3, so 3 से 2 में गिर गई, या 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन गिर गया, 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन गिर गया, 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन गिर गया, तो जब वो फॉल करेगा, डी एक्साइट होगा, वापस आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई से शो होता है, ये डेल्टा ई की इंडिकेशन है। ओके, डेल्टा ई को अगर मैं डिवाइड कर दूं एच सी, 2 कांस्टेंट से, प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट से, तो आपके पास वेव नंबर आ जाएगा। तो मुझे सबसे पहले डेल्टा ई फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस डेवलप कर लेता हूँ डेल्टा ई फाइंड करने के लिए। डेल्टा ई इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, किसमें, अगर इलेक्ट्रॉन फॉल करता है या डी एक्साइट होता है फ्रॉम n2 से n1 तक। n2 हायर ऑर्बिट है, n1 लोअर ऑर्बिट है। हर किस ना समझिएगा, n2 का मतलब है
कि ये दूसरा ऑर्बिट है, n1 का मतलब है कि ये पहला ऑर्बिट है, n2 में कोई भी हायर ऑर्बिट कंसीडर कर रहा हूं, और n1 कोई भी लोअर ऑर्बिट कंसीडर कर रहा हूं उसके मुकाबले में। अब हम जानते हैं कि जो n2 है यानी कि हायर ऑर्बिट है उसमें एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की E2, और वो इक्वल होगा, हमारे पास एनर्जी हमने डेरिवेशन की थी लास्ट टाइम, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी उसकी आई थी -z² me4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा है n2 का स्क्वायर, क्यों? ये हायर ऑर्बिट की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने n2 का सिंबल यूज किया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और साथ आएगा h²। अब आप कहेंगे सर सिर्फ n2 की जगह n1 लिख देते तो E1 बन जाना था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ E1 इज इक्वल टू -z²। z इज एक्चुअली एटॉमिक नंबर, mass of electron, charge on electron 4 times divided by 8 epsilon naught का स्क्वायर n1 का स्क्वायर h²। नाउ स्टूडेंट ये दो एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये दो एनर्जी लेवल है। अब इन दोनों एनर्जी लेवल का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, यानी कि मैं डेल्टा ई निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं डेल्टा ई, तो वो इक्वल होगा E2 माइनस E1 के। तो मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों वैल्यूज को पुट करता हूं। सबसे पहले है मेरे पास E2 की वैल्यू क्या है -z² me4 8 एप्सिलॉन नॉट। मैं n² को ना बाद में लिखूंगा, मैं a² पहले लिख लेता हूँ, n² को थोड़ा सा आगे करके लिख लेता हूँ ताकि ये इंडिकेट हो जाए ये वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो कांस्टेंट है। नाउ फॉर E -z² me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h², और ये n1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये है हायर ऑर्बिट, ये है लोअर ऑर्बिट, ये सिर्फ वेरिएबल है। बाकी जो आपके पास फैक्टर है ये वाला, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। हम ऐसा करते हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं, इस फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों फैक्टर को रेड मार्कर से लिख लेता हूँ, z² me4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h², और जो अंदर देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 1 ओवर n1 का स्क्वायर पहले आ जाएगा और -1 ओवर n2 का स्क्वायर बाद में आ जाएगा। ये वेरिएबल थे, ये कांस्टेंट अलग कर लिए। इस कांस्टेंट की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसे ड्राइव करने के कोशिश करेंगे तो आपका कुछ टाइम लग जाएगा, जो कि आप वेव नंबर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। इसकी वैल्यू है 2.18 10⁻⁻18 जॉल। अब ये मैं इधर लिख देता हूँ 2.18 10⁻⁻18, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर जॉल। नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वन थिंग इज कि ये हमारा जो फैक्टर आया ना, ये असल में डेल्टा ई की वैल्यू आई है। हमने इसको डिवाइड करना है एच से और सी से, तब जाके ये फैक्टर इक्वल हो जाएगा वेव नंबर के। तो अभी तो ये चूंकि डेल्टा ई आया है, लिहाजा मैं इन वैल्यूज को अभी नहीं लिखता, मैं इसको डिवाइड करूंगा एच से और सी से। तो ऐसा करते हैं, हम इसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेव नंबर बाय यूजिंग डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स एच न्यू, और आगे वैल्यू क्या है 2. डेल्टा ई की जगह हमने वो लिख दी 2.18 10⁻⁻18 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर जॉल। ना अब हमने करना क्या है, ये जो एच का फैक्टर आपके सामने नजर आ रहा है,
इस फैक्टर को हमने दूसरी तरफ डिवाइड कर देना है तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आप ऐसा करें, फ्रीक्वेंसी की जगह सी लैम्डा लिख दें, मतलब ये है कि एच सी ओवर लैम्डा लिखेंगे तो 1 ओवर लैम्डा असल में वेव नंबर के इक्वल आ जाएगा। क्यों? इसको ही हमने डेरिवेशन अभी की थी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू की जगह सी ओवर लैम्डा और फिर एच सी वी बार, क्योंकि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार विच इज एक्चुअली वेव नंबर, यहाँ पे भी न्यू बार आएगा। तो ये हमारी वैल्यू बन गई इसके इक्वल 2.18 10 पावर माइनस 18 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर जूल। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं, हम इसमें इसको एच सी से डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 एच प्लैंक कांस्टेंट सी कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट, इससे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास सिर्फ जो दूसरी तरफ इक्वेशन के बच जाएगा वो बच जाएगा वेव नंबर। तो ये आंसर आया मेरा वेव नंबर का। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये पूरा फैक्टर कन्वर्ट हो जाएगा इन अनदर कांस्टेंट और उसकी वैल्यू आई 1.09678 10 पावर 7 पर मीटर। अब ये आ गया आपका वेव नंबर की वैल्यू। यहाँ जो यूनिट आएगा पर मीटर आएगा बिकॉज दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू वेव नंबर, ये वेव नंबर की आउटपुट जनरेट करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम कैलकुलेट करें इस वेव नंबर के ज़रिए, इस इक्वेशन के ज़रिए लेमन सीरीज़ के इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा इन्फिनिटी से 1 पे या 2 से 1 पे तो क्या वेव नंबर प्रोड्यूस होगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम वेव नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के या स्पेक्ट्रल लाइंस के जो प्रोड्यूस होंगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2 से 1 में। सो सबसे पहले लेमैन सीरीज में वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप करें। देखिए स्टूडेंट, जब 2 से 1 में जंप करेगा तो इसका मतलब हायर ऑर्बिट 2 होगा और लोअर ऑर्बिट 1 होगा, तो वो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगी। अब मैं ऐसा करता हूँ, जो ये वैल्यूज़ हैं n2 और n1 की, वो ये जो इक्वेशन मैंने अभी ड्राइव किया है इस इक्वेशन को a कह लें, इसमें इनपुट कर देता हूँ। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन a, तो क्या बनेगा देखते हैं। वेव नंबर for 2 to 1 would be equal to 1.09678 10 power minus 10 power 7 n2 है 1 ओवर n1 है 1 ओवर 1 का स्क्वायर, इसको मिटा के सही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 ओवर 1 का स्क्वायर और n2 है 1 ओवर 2 का स्क्वायर। जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आता है 2 से 1 में फॉल करने का वो आता है, स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेव नंबर आता है 82.26 10 पावर 5 मीटर पर मीटर। 1 मीटर में इतनी वेव्स की नंबर प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वेव नंबर फाइंड करूँ 3 से 1 के लिए, यानी कि 3rd से 1 के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस हायर और लोअर ऑर्बिट की जो n की वैल्यूज़ हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी और उसकी जगह लगाना पड़ेगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर। स्टूडेंट, अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वेव नंबर आएगा, नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर, वो आएंगे 97.49 10 पावर 5 पर मीटर। अगर आप लिमिटिंग लाइन पर फाइंड करना चाहते हैं, अब एक क्वेश्चन यहाँ आपका ये होगा, व्हाट इज लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन असल में वो लाइन होती है जो डेवलप होती है जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट में जाएगा। लेमन सीरीज की इसका मतलब लिमिटिंग लाइन वो होगी जो इन्फिनिटी से 1 पे होगी। बाल्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन वो होगी जो इन्फिनिटी से 2 पे होगी। और इससे नेक्स्ट वालों पे जो उनका ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल करके एनर्जी रिलीज करता है
वो वाली लिमिटिंग लाइन उनकी उसके मुताबिक होगी। खैर लिमिटिंग लाइन वो स्पेक्ट्रल लाइंस है जो प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन, लेमैन सीरीज की लिमिटिंग लाइन की बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से, यानी कि हायर ऑर्बिट उसका क्या है, इन्फिनिटी से फॉल करता है 1 के अंदर। तो वो अगर मैं प्रोड्यूस करना चाहूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, चेक करते हैं। अब जो मैं वेव नंबर फाइंड कर रहा हूँ वो लिमिटिंग लाइन का है, यानी कि इन्फिनिटी से 1 पे गिनने का है। वो आएगा 1.09678 10 पावर 7 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो 0 आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर नीचे हो तो मेरे पास जो लिमिटिंग लाइन आएगी, यानी कि वो लाइन जो प्रोड्यूस होगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फॉल करेगा किधर, फर्स्ट ऑर्बिट में, इन लेमैन सीरीज, वो होगी 109.678 10 पावर 5 मीटर। याद रखिएगा ये सारी की सारी लाइन जो है यूवी रीजन में फॉल करती हैं। अब स्पेक्ट्रल लाइंस तो मैंने कैलकुलेट कर ली लेमैन की, अब हम बाल्मर सीरीज की तरफ जाते हैं। नाउ स्टूडेंट, कैलकुलेटिंग spectral lines for Balmer series. Now calculating wave number for Balmer series. Let's write Balmer series. अच्छा, इसका एक ऐसा एमसीक्यू है जो एंटी टेस्ट वगैरह में भी आता है। बाल्मर सीरीज में एक स्पेक्ट्रल लाइन है जो कि फॉल करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाकी सारी विजिबल रीजन की है। वो कौन सी है? वो है बाल्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन। ये फॉल करती है, यानी कि इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन फॉल करे 2 सेकंड ऑर्बिट में, तो जो लिमिटिंग लाइन प्रोड्यूस होगी वो यूवी रीजन में होगी। बाकी सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी वो होंगी आपकी विजिबल रीजन में, बाकी सारी विजिबल रीजन में होंगी, सिर्फ ये ही आपकी जो होगी ना वो होगी यूवी रीजन में। खैर हम हायर ऑर्बिट इसमें कंसिडर करेंगे 3 और लोअर ऑर्बिट पहले कंसिडर करते हैं 2, फिर हम इन्फिनिटी वाले की तरफ जाते हैं। इसमें लोअर ऑर्बिट हमेशा ही 2 होगा, तो इसकी स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी? अगर 3 से 2 पे इलेक्ट्रॉन फॉल करे 1.09678 10 पावर 678 1.09678 10 पावर 7 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस हुई that would be 15.234 10 पावर 5 पर मीटर। अब ऐसा करते हैं, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो कैलकुलेट करना। अब हम जाते हैं 4 से 2 की तरफ, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। नाउ दिस विल बिकम 566 10 पावर 5 मीटर। और अगर मैं जाऊं वेव नंबर इन्फिनिटी से 2 पे, यानी कि मैं लिमिटिंग लाइन फाइंड करना चाहूँ बाल्मर सीरीज की, तो वो क्या होगी? 1.09678 10 पावर 7। अब देखें 1/2 स्क्वायर, वो जो लेमैन था यहाँ 1/1 स्क्वायर आता था, और यहाँ आएगा 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये तो डेफिनेटली 0 होता है, तो आपकी जो लिमिटिंग लाइन आई वो आई 27.421 10 पावर 5 मीटर per meter. Now student, this is what I was telling you. It lies in UV region rather than in a visible region. इसी तरह हम पास्टन सीरीज और फंड सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर 5 से 2 में गिरे वो भी फाइंड किया जा सकता है, जो मैं आप चाहूँगा कि आप खुद करें, कि आप वेव नंबर फाइंड करें कि 5 से अगर 2 में इलेक्ट्रॉन फॉल करे तो वो कौन सी वेव नंबर प्रोड्यूस करेगा। ये आपके लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वेव नंबर का जो फार्मूला है वो याद रखना है। उसको यूज़ करते हुए आप कोई भी लिमिटिंग लाइन किसी भी की प्रोड्यूस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है जो हम याद रखेंगे? वो ये वेव नंबर की कैलकुलेशन है जो हमने याद रखनी है, अपने पास फाइंड करके रखनी है, ये यूज़ करनी है। सो दिस इक्वेशन शुड बी रिमेंबर्ड
इक्वेशन नंबर ए याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। हमने वेव नंबर कैलकुलेट करना था मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल सीरीज का। स्पेक्ट्रल लाइंस की कलेक्शन को स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं और स्पेक्ट्रल सीरीज मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो होती हैं उसमें लेमन सीरीज है, पास्टन सीरीज है एंड फंड सीरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस की कौन सी सीरीज होती हैं और बोहर से पहले कौन सी सीरीज आइडेंटिफाई हुई, उन सीरीज की नेचर क्या है, मतलब वो कौन से हायर ऑर्बिट से 1 में गिरेगा तो वो लेमन होगा, अगर वो कोई से हायर ऑर्बिट से 2 में इलेक्ट्रॉन फॉल करे तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वो बाल्मर सीरीज होंगी, इसी तरह पास्टन, ब्रैकेट एंड फंड होंगी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि स्पेक्ट्रल लाइन एक शार्प लाइन होती है जो प्रोड्यूस होती है एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों में, और उनकी ग्रुप को स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। हमने एक्चुअली वेव नंबर फाइंड करना था, उसके लिए हमें जो डिफरेंस हायर एनर्जी हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट में एनर्जी लेवल का है उसको यूज़ करना पड़ा और वहाँ से वेव नंबर की इक्वेशन डेवलप की। वेव नंबर की जो इक्वेशन डेवलप की वो एक्चुअली आई हमारे पास इक्वेशन नंबर ए, और इक्वेशन नंबर ए को हमने यूज़ करते हुए ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जो लेमन सीरीज़ की हैं और बाल्मर सीरीज़ की हैं। याद रखिएगा लिमिटिंग लाइन वो लाइन होती है स्पेक्ट्रल लाइन जो आपकी प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फॉल करता है टू ऑर्बिट जो कि आपके सीरीज का होता है। फॉर एग्जांपल लेमन सीरीज का फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें फॉल कर जाए, या अगर सेकंड ऑर्बिट है बामा सीरीज का उसमें फॉल कर जाए। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।